Hello students, welcome to the class of Framing the Constitution, chapter number 15 of the last chapter of this book, the third history book, जो हमारे इस सेशन का लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई हर चीज़ डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, क्या उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे, किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मेशन हुई, और ये सब डिफरेंट टॉपिक जो डिफिकल्ट टॉपिक्स भी हैं, जो बहुत सारे तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल दोस थिंग्स। देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इस चैप्टर के अंदर कि कुछ बच्चों ने 11th में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स को ठीक से नहीं किया। हालांकि ये चैप्टर हिस्ट्री में है, बट हमारा पॉलिटिकल साइंस में फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक्स 11th की पॉलिटिकल साइंस में थे। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, द tumultuous टाइम। पेज नंबर 406 के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इंडिया के लिए कि इंडिया एक नई कंट्री बनने जा रहा था। आप सोचिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ईयर से पहले से एग्जिस्टेंस में थी, बट वो भारत या जो भी हम कंट्री बोलते थे, अब वो भारत और इंडिया एक तरीके से सिनोनिम होने जा रहा था। और वो एक ऐसी कंट्री थी जिसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करने वाला था। देखिए, इंडिया के कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो डोंट हैव टू यूज दिस वर्ड डिफरेंट। हम यहाँ पर डाइवर्स यूज करते हैं कि भिन्न प्रकार के लोग यहाँ रहते थे, कल्चर थी, रिलीजन थे, लैंग्वेज थी, और इसके अंदर एथनिसिटी में हम लोग उन सब लोगों को अब एक, जिसे बोलते हैं ना, गार्लैंड में पिरोने वाले थे, या गार्लैंड के अंदर उनको एक तरीके से सीव कर रहे थे। अब इस चीज़ के अंदर आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इस टॉपिक में कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मेशन की गई। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मेशन का बेस क्या था, और उस कॉन्स्टिट्यूंट फॉर्मेशन जो थी तो उसमें 1946 में इलेक्शन हुए थे। मैं आपको पहले थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर इंडिया में रूल कर रहे थे तो उन लोगों ने 1909 के अंदर एक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स लेकर के आए। 1919 के अंदर उन लोगों ने एक एक्ट लेकर के आए जिसका नाम था डायरकी एक्ट, और उसका नाम था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें दो लोगों के नाम इसलिए होते थे हमेशा, एक सेक्रेटरी थे और एक वहाँ पर वॉइसरॉय जो थे। और तीसरा एक्ट जो लेकर के आए थे वो एक्ट था 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट। 1937 में भी इलेक्शंस हुए थे और 1946 में भी इलेक्शंस हुए थे। अब इसमें 1909 में जो एक्ट आया था उसमें ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक तरीके से बांटना शुरू कर दिया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज में। मुस्लिम्स के वोट अलग होंगे, और एक इंडियन काउंसिल बनाई थी जिसमें इंडियंस के मेंबर्स की काउंटिंग ज़्यादा होगी, इंक्रीज करनी शुरू करेंगे। फिर उसके बाद 1919 में एक्ट लेकर के आया जहाँ पर डायरकी लाया गया। डायरकी इज अ काइंड ऑफ ये गवर्नमेंट के काम जो है दो तरीके से बांटे जाएंगे, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स। ये ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट्स पहला तरीका था इंडिया को एक फेडरल कंट्री की तरह बना के रखने का। हालांकि इंडिया की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खाली ब्रिटिशर्स से इंस्पायर्ड नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज को लेकर के चले। आयरलैंड से भी लिया हमने, ब्रिटिश यूके से भी लिया, रशिया से भी लिया, अमेरिका से भी लिया, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को आगे की तरफ फ्लो में लेके जा रही थी। और सोचो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी वाइब्रेंट एंड हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। वो हाइब्रिड क्यों? क्योंकि वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, और वो चेंजेस टाइम के साथ साथ आगे भी चलेंगे। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम बनाने जा रहे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आई थी कि 1935 एक्ट में और 1919 एक्ट में, 1935 एक्ट के अंदर हम लोगों ने इंडिया को एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में डाल दिया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी। ऑटोनॉमस का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ पार्शियल फ्रीडम, जहां वो प्रोविंसेस खुद अपने इंडिविजुअल फ्रीडम को एंजॉय कर सकती है। आप सोचिए, डिसाइडेड था कि इंडिया अब एक फेडरल कंट्री बनने वाली है। हालांकि ब्रिटिशर्स इंडिया को एक फेडरल कंट्री नहीं बनाना के देना चाहते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया एक कॉन्फेडरेशन बने। कॉन्फेडरेशन का मतलब एक लूज फेडरेशन, जैसे कि आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, यूरोपियन यूनियन है, या जैसे हमारे यहाँ पर सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। आप इससे अगर जब भी बाहर निकलना चाहें आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बट इसमें हमारे जो लीडर्स थे, स्पेशली वल्लभ भाई पटेल, वो इस चीज़ में बहुत श्योर थे कि हम लोग इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते। और जवाहरलाल नेहरू जो है, उनका सबसे बड़ा रोल रहा था यहाँ पर कि वो इंडिया के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में खाली हम लोग ये कहें कि खाली इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स का रोल रहा नहीं, हालांकि कांग्रेस इसमें बहुत ज़्यादा हैवी थी। कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, बिकॉज
1937 के जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस उसमें विक्ट्रियस रही। 1946 में भी इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस के मेंबर सबसे ज़्यादा थे, बट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बीजेपी है उनकी फाउंडेशन रखी। और फिर उसके बाद जो है आपके यहाँ पर कई और लीडर्स भी थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वो भी इसमें थे, और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे जैसे वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद आपके मौलाना आज़ाद, और ऐसे ही लीडर्स फ्रैंक एंथनी, और इसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेशन रहा, सरोजिनी नायडू, और ऐसे लीडर्स ने आकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बताया। आप सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम इसलिए था बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ 1946 में, तो इंडिया को उस वक्त इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, और इंडिया एक ऐसे प्रोसेस से निकल रहा था जहां पर पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी फॉर्मेशन के लिए पुरजोर पकड़ चुका था, और उन्होंने 1946 में 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे पर काम करना शुरू कर दिया कि हमें एक सेपरेट कंट्री की डिमांड चाहिए। आप सोचिए ये वो पीरियड था